हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है आप लोग के लिए सेट नंबर 5 क्लास 12th के केमिस्ट्री के अंसाल पेपर का जो है सेट नंबर 5 लेकर आए हुए हैं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा। तो इस सेट को आप लोग जो है ध्यान से देखें और समझें इसको। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 का, क्वेश्चन नंबर जो है 1 का को देखिए क्या कह रहा है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अब जो है 0.2 m H2SO4 बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। क्या होगी? अब यहाँ पे आपका दिया हुआ ऑप्शन 21.4, 39.2, 9.8, 19.6। अब इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलैरिटी। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी दिया हुआ है। कितना? 0.2 m, 0.2 m यहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है। उसके बाद से जो है इसमें देखिए, अब आगे इसमें जो है दिया हुआ है, और इसमें और कुछ तो दिया नहीं इसमें, ठीक है। अब H2SO4 दिया हुआ है। देखिए H2SO4 का जो है मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास क्या होता है? कितना होता है? 98 होता है। और इसमें आप कुछ नहीं दिया है। अब इसमें आपको बताना क्या है कि सांद्रता जो है ग्राम प्रति लीटर में कितनी होगी। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फार्मूला। देखिए क्या हमारे पास है, फार्मूला होता है m = W अपान m इंटू भी इन लीटर। और ये W क्या होता है? ग्राम में होता है। ये इसमें W क्या होता है? ग्राम में होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है? लीटर में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? ग्राम प्रति लीटर। तो हम इतने को जो है अलग कर लेंगे। हम लोग यहाँ से जो है इतना हम जो है यहाँ से अलग कर लेंगे ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम पर लीटर इक्वल टू क्या बन जाएगा? इनका आपस में होगा मल्टीप्लाई। तो m इंटू कैपिटल M, m इंटू कैपिटल M। बोलिए m कितना हमारे पास है? m है 0.2 इंटू m कितना है यहाँ पे जो है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है m स्मॉल m मानी मोलर मास कितना दिया हुआ है? 98 दिया हुआ है, 98 दिया हुआ है। और मोलैरिटी कितना हुआ है? मोलैरिटी कितना है? तो 0.2 है। तो यह हो गया 0.2। अब इनका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है आंसर जो है मिल जाएगा। तो कितना हो गया? 2 8 16, 2 9 18, 1 19। ये हो गया ग्राम पर लीटर। अब इसमें हम लोग ऑप्शन जो है मैच कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच है? डी ऑप्शन, 19.6 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ख नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ख नंबर। अब ये जो है क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका जो है लेसन नंबर 5 कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ये जो है क्वेश्चन है। और इसमें पूछा हुआ है कि जो है निम्नलिखित आयनों में से अनुचुंबकीय आयन क्या कौन सा है? पैरामैग्नेटिक आयन कौन सा है इन चारों में से? ठीक है। Zn2+, निकिल 2+, कॉपर 2+, Ag2+। तो किसमें जो है तो अनुचुंबकीय, कोई भी आयन अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, कैसे डिसाइड करते हैं? उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि उस आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर उस आयन में अनपेयर्ड आपका इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो आपको क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। तो इसमें आपको बताना है कि अनुचुंबकीय, तो आपको चेक करना है कि किसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन चारों में से जो है किस आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको चेक करना है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पे तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? Zn2+। इसके लिए आपको इसका निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबको मालूम होगा इसका लास्ट में क्या होता है? 3d10 और 4s2 होता है। 3d10 और 4s2 होता है। क्योंकि यहाँ पे +2 है तो सबसे बड़े सेल से, सबसे बाहरी कोष से जो हम लोग इलेक्ट्रॉन जो है कम कर देते हैं जितना चार्ज होता है। 2 पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहाँ से यस से जो है 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे कम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका जो होगा 0 चार्ज, यहाँ पे जो है 0 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ बनाते हैं डी का ऑर्बिटल। डी में कितने बॉक्स बनते हैं भाई बताइए? 1 2 3 4 एंड 5। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद से क्या आपको दिख रहा है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है, सबके सब क्या है? पेयर्ड हो चुके हैं। तो यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है बच्चों? 0 है। तो यह क्या होगा आपका जो है? ये आपका होगा डाईमैग्नेटिक। ये आपका होगा डाईमैग्नेटिक, ये आपका होगा ये। तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं।
चलिए आते हैं हम लोग कहाँ पे, निकिल पे आते हैं हम लोग। अब निकिल के बारे में हम लोग देखते हैं। निकिल 2+, निकिल 2+, तो इसके लास्ट में क्या होता है भाई बताइए। यहाँ पे जो है इसमें होता है 3D8 4s2, 3D8 4s2, 3D8 4s2 प्लस चार्ज दिख रहा है, 2 प्लस चार्ज है, तो हम यहाँ से यस से जो हम लोग यहाँ पे 2 हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो हम लोग हटा देंगे, यहाँ से जो है 2 आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो यहाँ पे जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया 0 इलेक्ट्रॉन जो है। अब हम बनाएंगे डी के ऑर्बिटल, डी के बनाएंगे हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम लोग इसमें। तो कैसे फिल करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5। अब हम आते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या हमारे पास है 6 7 एंड 8। अब ये देख के आपको क्या मिला कि इसमें 2 अनपेयर्ड है, ये आपका अनपेयर्ड है, ये आपका अनपेयर्ड है, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे हैं, 2 हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये आपका होगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो 2 ऑप्शन हम लोग चेक कर लिए, हम लोग जो है 2 ऑप्शन चेक कर लिए। अब क्या करना है हमको, अब हमको चेक करना है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। देखिए ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, ऑप्शन 3 यहाँ पे है Cu2+, Cu2+, इसका कितना होता है भाई, इसके लास्ट में होता है 3D10 4s1 होता है, 3D10 4s1 होता है, इसके अंदर जो है 3D10 4s1। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास जो है 3D10 4s1 में ये हमारे पास होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा इसमें जो है, ये जो है हमारे पास क्या होगा, इससे ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास बनेगा, यहाँ पे आपको निकालना है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो यहाँ से आपको 2 कम करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 1 जाएगा और आपका यहाँ से भी 1 जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है, तो ये आपका हमारे पास क्या हो गया 9 और ये हो गया 4s0। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे डी के ऑर्बिटल, डी के बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे क्या है, ये हो गया 9। अब देखिए अब इसमें भी क्या हो रहा है हमारे पास जो है, इसमें भी हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1। इस तरह ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक ये भी होगा, पैरामैग्नेटिक आपका ये होगा, ये अनुचुंबकी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं कहां पे, इसमें हम लोग आते हैं अब जो है ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। देखिए Ag, तो Ag1+ है, Ag1+ है, और इसमें हमारे पास लास्ट में क्या आता है 4D10, इसका लास्ट क्या होता है कर बच्चों 4D10 और 5s1 होता है, 5s1, और यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे यस का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यस में 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा आपका यस में जो है। अब हम बनाएंगे डी का जो है, अब यहाँ पे ध्यान देना आपको है, डी में 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5, अब हम लोग इसमें आते हैं। देखिए ये हो गया 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हो गए हैं, 0 हो गए हैं। तो ये कैसा का हो गया पैरामैग्नेटिक, ये कैसा का हो गया पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। देखिए सॉरी पैरा का होगा, ये आपका होगा डाई मैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड यहाँ पे क्या जी 0 है, तो ये आपका हो जाएगा डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक। अब बताइए इसमें जो है 2 ऑप्शन सही हो रहा है, यानी ऑप्शन इसमें कुछ जो है क्या है डिस्टर्ब है। ठीक है, पूछ रहा है कि अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक क्या होगा। तो मान लीजिए ये भी आपका पैरामैग्नेटिक दिख रहा है, ठीक है, ये भी आपका दिख रहा है पैरामैग्नेटिक, ये भी दिख रहा है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसमें हमको लग रहा है ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होगा केवल +1 होगा जो है, ये क्या होगा +1 होगा जो है। जब ये +1 होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 3D10 हो जाएगा, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे लोग, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका ये आपका पूरा फिल हो जाएगा जो है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा अनपेयर्ड, यहाँ पे आपका जो है 0 हो जाएगा अनपेयर्ड, तो ये आपका कितना हो गया 0 हो गया। ये कैसा तभी आपका हो गया, अभी आपका हो जाएगा डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक। देखिए अब ये करेक्ट हो गया। तो ये आपका जो है गलत यहाँ पे लिख गया था जो है,
तो इस तरह हमारे पास जो है क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है ये बताइए। यानी जो है इस क्वेश्चन में जो है पहला ऑप्शन क्या है, डाईमैग्नेटिक, ये होगा नहीं। और ये कॉपर 1+ क्या है, डाईमैग्नेटिक, ये भी नहीं होगा। Ag2+ क्या है, डाईमैग्नेटिक। बच्चा कौन हमारे पास जो है ये बी वाला ऑप्शन। निकिल 2+ क्या है आपका, ये रंगीन होता है, ये क्या होता है, सॉरी ये आपका अनुचुंबकी होता है, पैरामैग्नेटिक आपका होता है ये। तो इस तरह आप जो है कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए पूछ दे कि प्रतिचुंबकी है या अनुचुंबकी, तो किसके लिए आप लोग क्या निकालेंगे, आप चेक करेंगे कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर है तो अनुचुंबकी और नहीं है तो प्रतिचुंबकी। ठीक है, चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ग नंबर। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का जो है ग नंबर, यहां पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसंयोजन यौगिक नहीं बनाता है, नहीं बनाता है बच्चों। ठीक है, तो आपको पता होगा कि डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व ही जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं कि जो है संक्रमण तत्व कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। तो जितने भी संक्रमण तत्व होंगे वो आपके जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएंगे, और जो आपके संक्रमण तत्व नहीं होंगे वो जो है नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसमें बोल रहा है सोडियम आयन, क्रोमियम आयन, कोबाल्ट आयन और क्रोमियम आयन। इसमें हमारे पास क्या है, ये सोडियम आयन जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनाता है, ये सारे बनाएंगे, ये नहीं बनाएगा। तो आपका जो क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्या है, देखिए ये आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तैयार कर लिया वो जो है केमिस्ट्री में अच्छा नंबर जो है स्कोर कर सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एकदम आप लोग फोकस करिए। देखिए वहां से एक क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्या कर रहा है कि एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराने पर बनता है, क्या बनता है, मेथेन बनता है कि मेथिल एमीन बनता है कि मेथिल सैनाइड बनता है कि एथियमीन बनता है, क्या बनता है इन चारों में से। तो इसके लिए आपको रिएक्शन आपको आना चाहिए। हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या हमारे पास है। यहां पे हमारे पास जो है बच्चों देखिए क्या कर रहा है, यहां पे जो है ये हो गया CH3COOH, ये आपका हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, और यहां पे हम लोग ले लेंगे N3H, इसका नाम होता है बच्चों हाइड्रोजोइक एसिड। अब इन दोनों का रिएक्शन हम जो है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहां से जो है जैसे हीट करेंगे जैसे होगा रिएक्शन, यहाँ पहले आपका जो है यहाँ से N2 गैस निकलेगा। हीट कहाँ करने में जो है ये जो है बहुत ही लो टेम्परेचर पर अभिक्रिया होने वाली है। ठीक है, 0 डिग्री पे यहाँ पे हीट थोड़ी करना है, दोनों में रिएक्शन होगा और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, आपका N2 गैस यहाँ से आपका जो है बाहर निकलेगा। पहले जो यहाँ पे आपका N2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा जो है आपका यहाँ से आपका CO2 गैस भी यहाँ से आपका जो है यहाँ से बाहर जाएगा। ये तो CO2 गैस जो क्या जो है बाहर हो गया। तो हमारे पास क्या क्या बच गया बताइए, इतना निकलने के बाद हमारे पास क्या बच गया, ये आपका CH3 बचा है, ये आपका H बच गया है, यहाँ पर आपका एक N बचा है और ये बचा है H। तो सब मिला करके हमारे पास क्या बच गया जो है CH3NH2, क्या बचा है CH3NH2, जिसका नाम क्या है बच्चों मेथिल एमीन। क्या है, मेथिल एमीन इसका नाम है। तो आपको तो अब करेक्ट आंसर मिल गया, क्या होगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। मेथिल सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मेथिल से नहीं मेथिल एमीन, क्या होगा यहाँ पे मेथिल एमीन हमारा यहाँ पे जो है क्या है करेक्ट आंसर है, बी नंबर मेथिल एमीन हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, तो अब ये आपको बताना है कि यह रिएक्शन जो है एक नेमिंग रिएक्शन है, कौन सा नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, इसको आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि ये जो है कौन सा नेमिंग रिएक्शन है ये। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का गो नंबर क्या कह रहा है, एनिलीन के ब्रोमिनन से प्राप्त होता है, यानी एनिलीन का ब्रोमिनेशन करने से आपको कौन सा आपका जो है बनता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पहले एनिलीन, चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लेते हैं एनिलीन, ये है हमारे पास जो है एनिलीन, बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 ग्रुप एमीन ग्रुप लगा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं।
ठीक है। और इसका रिएक्शन जो है ब्रोमीन से कराना है, ब्रोमीन से कराना है, ठीक है। तो इसके हम लोग 3 मॉलिक्यूल लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जो है Br सिंगल बॉन्ड Br, ये हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये आपका हो गया सेकेंड मॉलिक्यूल Br2 का, और ये आपका हो गया थर्ड मॉलिक्यूल Br2 का जो है। अब इन दोनों का रिएक्शन होता है और क्या बनता है पे जो है 3H2O, यहाँ से जो है 3HBr जो है निकलता है पिकड़ा के रूप में जो है अपशिष्ट के रूप में निकलता है। और यहाँ पे फाइनली हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे जो फाइनली हमको क्या मिल जाता है, देखिए ये हो गया NH2, यहाँ पे वो है Br, ये हो गया Br, और ये आपका रहा Br। इसका नाम क्या है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरह आपको करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है, बताइए, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इस क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। क्या हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 नंबर, यानी कि लास्ट जो है कह रहा है कि इन्यूलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। इन्यूलिन के जल अपघटन से हमको क्या प्राप्त होता है बच्चों, बताइए। देखिए यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे हैं, क्या क्या है, एक है हमारे पास C6H10O5, ठीक है, C6H10O5, ये है आपका स्टार्च, क्या है ये है आपका स्टार्च। और फिर यहाँ पे क्या होता है C6H10O5N, ये होता है इनुलिन, ये हो गया आपका जो है इनुलिन। इन दोनों का जो है हम लोग जब कराते हैं जल अपघटन, तो ये हो गया आपका जो है NH2O, और इसमें भी हमारे पास क्या हो गया NH2O। जैसे दोनों का होता है हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक मीडियम में होता है, ये एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होती है। तो स्टार्च जो है, स्टार्च क्या देता है, स्टार्च देता है बच्चों C6H12O6, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है C6H12O6, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं, फ्रक्टोज। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, क्या आपका आंसर होगा, देखिए स्टार्च के जल अपघटन से आपको केवल ग्लूकोज मिलता है, जबकि इनुलिन के जो है जल अपघटन से आपका फ्रक्टोज मिलता है। तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है यहाँ बताइए, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है, फ्रक्टोज। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल गया जो है फ्रक्टोज, इसका होगा करेक्ट आंसर जो है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जो है आगे आते हम लोग, आ गया सेकंड नंबर, सेकंड का जो है क नंबर, सेकंड का जो है क नंबर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कर समझाइए, राउल्ट के नियम को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे 2 तरह का होता है डिफिनीशन। विलयन जो है अगर मान लीजिए ठोस द्रव का बना हुआ है, यानी द्रव विलायक में किसी ठोस को मिलाया गया है, तो उसके लिए राउल्ट का नियम कुछ और कहता है। अगर एक द्रव में दूसरा द्रव मिला करके बनाया गया है विलयन, तो उसके लिए राउल्ट का नियम जो है कुछ और कहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं आप जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसके लिए, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। किसके लिए जी, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, यानी किसी लिक्विड में सॉलिड मिला करके बनाया गया आपको सोल्यूशन जो है, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, ठोस द्रव का जो है सोल्यूशन। तो इस विलयन के लिए राउल्ट का क्या कहना है, राउल्ट का यह कहना है कि विलयन के अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, विलयन के अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी भी विलयन के अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन RLVP उस विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। तो यह जो है परिभाषा किसके लिए है, ठोस द्रव विलयन के लिए है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जो है शुगर ले लिए और उस शुगर को जो है आप जो है वाटर में डिजॉल्व कर दिए और आपका क्या बन गया, आपका बन गया सोल्यूशन। तो ऐसे विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि विलयन के अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। लेकिन अगर जो है हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन, जैसे मान लीजिए आप जो है ले लिए एथिल अल्कोहल
एथिल अल्कोहल ले लिए और इस एथिल अल्कोहल को आप जो है वाटर में मिला दिए, वाटर में मिला दिए और क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए राउत साहब क्या बोले थे? राउत साहब बोले थे कि जो है बिलियन थी ना, 2 या 2 से अधिक द्रवों से बने हुए बिलियन, 2 या 2 से अधिक द्रवों से बने हुए बिलियन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी भी घटक के आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या होता है? मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बताया गया था? आप जो है आर एल वी पी बराबर क्या था? एक्सो साल्यूट था। यह है ठोस द्रव के लिए। और इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास जो है? इसमें हमारे पास हो जाएगा जो है पी डैश ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यक्स ए, यानी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल पर क्या होता है? समानुपाती होता है। तो इसको लोग क्या बोल सकते हैं? पी डैश ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू यक्स ए। तो ये हो गया राउट का नियम। राउट का नियम आप लोग जो है देख लिए, चाहे वो ठोस द्रव के लिए हो चाहे द्रव द्रव के लिए हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। यहां पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का जो है सॉरी सेकंड का क्या है? ये ख नंबर है ये। तो ख में क्या बता रहा है? क्वेश्चन क्या हमारे पास है? देखिए अभी क्वेश्चन हमारे पास है कि बिलियन में Cu1+ आयन रंगहीन जबकि Cu2+ क्या होता है? रंगीन होता है। तो अभी आप जो हम लोग जो क्वेश्चन 1 में जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन था वही यहाँ पे सेम आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है 2 तरह का आयन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे Cu एक दिया हुआ है +1 और एक दिया हुआ है Cu2+। इसका होता है परमाणु क्रमांक 29, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 29। जैसे हम लोग निकालते हैं विन्यास, दोनों का विन्यास जैसे हम लोग निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या होता है हमारे पास जो है 3D10 4s1। इसका भी क्या हो जाएगा? 3D10 4s1। और देखो अब यहाँ पे क्या करना होता है हमको? यहाँ पे जो है जितना चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन हम जो है सबसे बाहरी कोष से निकाल देते हैं। तो एक पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से एक आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। जबकि यहाँ पे बच्चों, जबकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, आपको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो एक यस से निकालेंगे और एक डी से निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको जो है 3D यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3D 9 हो जाएगा और 4s यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जैसे हम इनका बनाएंगे, जैसे हम जो है इनका जो है बनाएंगे ऑर्बिटल, देखिए डी में बनते हैं कितने जी? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे हम लोग बना लेंगे। बोलिए, ये हो गया हमारे पास जो है 1 2 3 4 एंड 5। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इलेक्ट्रॉन फिल करिए। आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहां पे आप जो है देख सकते हैं बच्चों, यहां पे यहां देख लीजिए, यहां पे n = 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। यहां पे क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 है। जबकि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो Cu1+ में एक भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि Cu2+ में एक है, दिख रहा है आपको जो है। तो इसमें जो है ये इसलिए आपका ये आपका होगा कलरलेस। ये कैसा होगा? कलरलेस होगा। ठीक ना, यही पूछा हुआ है। रंगहीन होता है, देखिए रंगहीन होता है, जबकि ये क्या होता है? रंगीन होता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये। तो ये आपका क्या होगा? कलर्ड होगा। तो यही रीजन यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक ना, यही रीजन है कि Cu1+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये आपका रंगहीन होता है। जबकि Cu2+ में एक आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए क्या है? रंगीन होता है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो यहाँ पे लिखा गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं जो है अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। देखिए यह हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का ग, सेकंड का क्या होगा? जो है ग आ गया ये। देखिए यहाँ पे जो है सेकंड का ग, इसको पढ़ते पहले क्या है? कह रहा है कि एक दंतुर तथा द्विदंतुर लिगेंड को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक दंतुर लिगेंड क्या है? कह रहा है कि वे लिगेंड, ये वे लिगेंड होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से
केवल एक दाता परमाणु के माध्यम से उपस्थित बंध बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है कि द्वितंतु लिगेंड में दो दाता परमाणु होते हैं जो एक ही साथ में दो केंद्रीय धातु आयन से जुड़कर उपस्थित संयोजक बंध बनाते हैं। यह प्रक्रिया एक वलय की संरचना बनाती है, जिसे किलेट वलय कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है सिंपल वे में, इतना आपको कठिन नहीं लिखना है, बस ये लिखना है कि वे लिगेंड जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है, वे लिगेंड जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है, उसको बोलते हैं एक दंती लिगेंड या एक दंतुर लिगेंड या मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या है, देखिए इसके एग्जांपल है बच्चों, इसके एग्जांपल हमारे पास है, देखिए NH3 पे आपका क्या होता है, लोन पेयर। ये हो गया H2O, एक दंती लिगेंड है। ठीक है, साइनाइड आयन एक दंती लिगेंड है। ठीक है, Cl आयन एक दंती लिगेंड है। ब्रोमीन आयन एक दंती लिगेंड है। आयोडाइड आयन, ये सब क्या है हमारे पास जो है एक दंती लिगेंड है। देखिए ये सब हमारे पास क्या है, एक दंती लिगेंड है। ये सब ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, सब जो है मोनोडेंटेड लिगेंड में आते हैं ये, यानी ऐसे लिगेंड जिनमें क्या होता है, जिनमें केवल जो है एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है, उस समय क्या बोलते हैं, एक दंती लिगेंड बोलते हैं। वैसे ही आपका जो है द्विदंती लिगेंड में क्या होगा, ऐसे लिगेंड जिनमें दो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें दो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं, उन्हें द्विदंतु लिगेंड या द्विदंती लिगेंड या बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, और ये ऐसे लिगेंड है जो जैसे बनेंगे मेटल से तो एक जो है रिंग बन जाएगा, और उसको रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग किलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलेट रिंग बोलते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा, बोलिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है हमारे पास जो है ईएन, मतलब एथिलीन डाईएमीन, इसका फार्मूला होता है बच्चों CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। ये हमारे पास है क्या चीज, एथिलीन डाईएमीन। यहाँ पे होता है लोन पेयर, यहाँ होता है ये मान लो हमारे पास मेटल है, ये इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से देगा और बनाएगा कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो क्या था, यहाँ पे एक रिंग बन जाता है। ये 1 2 3 4 5 जो है 5 मेंबर का यहाँ पे रिंग बन जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जांपल होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है, ऑक्जिलेट होता है, ऑक्जिलेट आयन होता है इसका। ठीक है, ऑक्जिलेट आयन इसका क्या होता है, C2O4 -2, यानी यहां पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। ठीक है, तो ये पास क्या हो गया, ऑक्जिलेट आयन है ये। तो इसको क्या बोलते हैं, द्विदंती लिगेंड बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो सबसे क्या हुआ कि यानी जो लिगेंड केवल एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु रखते हैं उन्हें बोलते हैं एक दंती लिगेंड, और जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं उनको बोलते हैं द्विदंती लिगेंड, और ये उनके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कर रहा है कि जो है घ नंबर सेकेंड का घ नंबर कर रहा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए। तो आप लोग अगर ठीक से पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई आपका जो है चैप्टर नहीं है जिसमें ग्रिग्नार्ड का नाम न आया हो। यानी ग्रिग्नार्ड एक ऐसा रिएजेंट है जिससे सभी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, तो इसका उपयोग लिखना है। तो देखिए क्या कर रहा है कि एल्कोहलों के निर्माण में, यानी हम जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम एल्कोहल बना सकते हैं। देखिए इसका उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बनाने में किया जाता है। यह हो गया इसका पहला उपयोग। फिर कह रहा है कार्बन कार्बन बंध का निर्माण, कह रहा है कि यह कार्बनिक संश्लेषण में नए कार्बन कार्बन एकल बंध बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे जटिल कार्बनिक अणु बनाए जा सकते हैं। ये इसका हो गया दूसरा उपयोग। फिर कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण में, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराकर बाद में जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ये हो गया तीसरा उपयोग इसका। कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन का निर्माण, कह रहा है कि अम्लीय हाइड्रोजन वाले यौगिक के साथ अभिक्रिया करने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निष्क्रिय होकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ये हो गया आपका जो है ग्रिग्नार्ड के उपयोग। ठीक ना, इसको आप लोग जो है लिख सकते हैं आराम से एग्जाम में जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं जो है। अगला पास क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड, ये अगला पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का क आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का क आपका क्या है, न्यूमेरिकल एक तरह का है। ये देखिए 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासर दाब ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो आपका जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर। ठीक हो गया, हमारे पास टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस।
प्लस इसमें क्या ऐड करना है, 273 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कंसंट्रेशन, क्या जी 1/10 यानी कि 0.1 मोलर दिया हुआ है। और इसमें जो है आर की वैल्यू दिया हुआ है, आर की वैल्यू सबको याद होना चाहिए 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। देखिए ये होता है आर की वैल्यू, चाहे दिया रहे चाहे न दिया रहे, आप इसका यूज कर लेंगे। क्या पूछ रहा है, कह रहा है पराशर दाब बताइए कितना होगा। तो फार्मूला क्या होता है, जैसा दिया रहेगा इसमें जो भी आपके टर्म दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला को चूज करते हैं। तो जो भी आपने दिया उसका फार्मूला क्या होगा, P = CRT, P = CRT। तो यहाँ पे C क्या है, 0.1 है, और यहाँ पे 0.0821 और यहाँ पे इंटू कितना है, 300 है। तो यहाँ पे कितना वापस होगा, 0.00821 इंटू कितना हो गया, 300 हो गया। तो यहाँ पे 3000 हो गया है, ठीक है, यहाँ पे 300। अब हम इनका आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 3 एकम 3 3 दूना, ये कितना हो गया 6 3 8 24। पॉइंट कहाँ लगाना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये आपका आ गया आंसर एटीएम में जो है। तो ये आपका कितना हो गया, 0.263 0.263 क्या हो गया आपके पास, एटीएम आ गया जो है। ठीक, C4H10O इसके कितने जो है एल्कोहलिक आइसोमर बन सकते हैं, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास है यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो गया OH। ठीक ना, अब इसमें जो है क्या होगा, ठीक ना, ये हो गया पहला नंबर। सेकेंड क्या बन सकता है, देखिए CH3 CH2 CHO CH3 और ये आपका हो गया OH, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। थर्ड क्या बन सकता है इसमें, देखिए CH3 CHO CH3 OH CH2 CH3। तो ये तब को 3 आपका बन गया स्ट्रक्चर, और भी इसमें एक बनता है, एक और इसमें स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा इसमें आपका जो है, एक और आपका स्ट्रक्चर बन सकता है इसमें जो है, कौन सा बनेगा, देखिए ये आपका हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ये आपका हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो गया आपका जो है 2 ब्यूटेनॉल। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। और इसमें एक बनता है CH3 CHO CH3 और ये बनता है OH। देखिए ये हो गया आपका जो है +3, ठीक है, ये क्या हो गया C, ये हो गया CH3 और ये क्या हो गया, क्या चीज, ये हो गया OH, ये वापस क्या हो गया CH3 हो गया ये, ठीक ना। तो वापस कितना हो गया, 1 2 3 4 2 4, इसमें कितना जी 1 2 3 4, ये होगा ना। इसका क्या नाम इसका होगा, तो सही था ये 2 मेथिल, इसका नाम क्या होगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। IUPAC ने पूछ रहा है हर साल, ठीक ना। तो आप जो है ऐसे जो भी जो है रिएक्शन लिखना है, जो भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते समय जो भी आप रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्शन में जो आप कंपाउंड यूज कर रहे हैं या जो कंपाउंड बन रहे हैं, तो उनका आप लोग नाम लिखेंगे, और साथ में जितना भी नाम होता है सब आप नाम लिखेंगे, उसका कॉमन नेम लिखिए, IUPAC नेम लिखिए, ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहे। एग्जाम में जो है किसी भी नाम से जो है आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, तो सर इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। इसको जो है ब्यूटेनॉल, इसको जो है सॉरी नॉर्मल ब्यूटेन कहाँ भाई, ये तो आपका क्या है ब्यूटेनॉल, नॉर्मल ब्यूटेनॉल है ये, नॉर्मल ब्यूटेनॉल, ठीक ना। जैसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास CH3, ठीक है, COCH3, देखिए इसका नाम क्या होता है, एसीटोन भी होता है, इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं, इसको हम जो है प्रोपेनोन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में किस नाम से क्वेश्चन पूछेगा कोई भरोसा नहीं है। तो जितना भी आप रिएक्शन लिखिए, पढ़ते समय जितना आप रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा उसमें जितना भी आप यूज कर रहे हैं उनका नाम लिखिए, कॉमन नेम लिखिए, IUPAC नेम लिखिए, और जो भी बन रहे हैं उनका भी नाम लिखिए, कॉमन नेम IUPAC नेम सब लिखिए, ताकि आपको प्रैक्टिस बना रहे। किसी भी नाम से आपका रिएक्शन आए उसको आप जो है कर जाए। तो इस तरह आपको कितने मिले इसके, इस तरह जो आपके कितने इसके मिले आइसोमर, 4 मिले इसके कितने मिले जी, 4 आपके जो है 4 एल्कोहलिक आइसोमर आपको यहाँ पे मिले हैं।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 एल्कोहलिक आइसोमर इसके बनेंगे, और जो जो आपका स्ट्रक्चर बनाया गया था वो आप बना देंगे, हो जाएगा ये। चलते हम जो है अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया बहुत ही ये फेमस रिएक्शन है। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम जो है कार्बोनिल ग्रुप को हम जो है एल्केन में रिड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्लीमेंसन अपचयन, ठीक ना, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो क्या हमको जो है एल्केन में परिवर्तित करने का एक क्या है, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह का पूरी तरह से जो है मेथिलीन समूह में अपचयन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, एथेनल एसीटैल्डिहाइड का एथेन में अपचयन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं, ठीक ना, कैसे होता है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिखा दे रहा है आपको जो है, देखिए ये हमारे पास रिएक्शन यहाँ पे है, ये आपका होता है CH3 CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होता है 4 नेसेंट H, 4 नेसेंट H, इनका होता है रिडक्शन, ठीक ना, Zn Hg HCl, ठीक ना। तो यहाँ पे होता है रिड्यूस, यहाँ से आपका H2O निकलता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है CH3 CH3 बनता है एथेन। इस तरह क्या होता है एसीटैल्डिहाइड यानी कि एथेनॉल क्या होता है आपका एथेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारे पास क्या है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको हम जो है एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 का क्या है, 3 का क्या पास है, ग है। देखिए कह रहा है कि घ नंबर 3 का घ नंबर कह रहा है टालेन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या है ग्लूकोज टालेन अभिकर्मक, क्या एक जो है अपचायक पदार्थ है, ये क्या है, ये अपचायक पदार्थ है, क्योंकि यह जो है अपना ऑक्सीजन जो है किसी अदर कंपाउंड को डोनेट करता है। तो देखिए इसके बारे में पहले क्या दिया गया है, कह रहा है कि टालेन अभिकर्मक, टालेन रिएजेंट क्या है, एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिकर्मक है जिसका उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने और ग्लूकोज जैसे शर्करा को एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति में पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक ना। यानी ये जो है टालेन अभिकर्मक क्या है, एक अपचायक पदार्थ है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप की पहचान करने में, क्योंकि टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड ग्रुप को जो है ऑक्सीडाइज कर देता है जबकि कीटोन ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो जैसे मान लिया हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, आप जो है उसमें मिलाएंगे टालेन अभिकर्मक, तो अगर वो एल्डिहाइड रहेगा तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा, अगर वो कीटोन रहेगा तो कोई रिस्पांस नहीं देगा। तो यानी इसके द्वारा हम जो है एल्डिहाइड और ग्लूकोज की सॉरी क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग अंतर करते हैं, ठीक ना। अब देखिए अब इसमें क्या कर रहा है कि टालेन अभिकर्मक अमोनिया मय सिल्वर नाइट्रेट विलयन है। क्या ये अमोनिया मय सिल्वर नाइट्रेट विलयन है, यह सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का एक स्पष्ट रंगहीन जली विलयन है। इसमें सक्रिय घटक डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट, देखिए यह क्या होता है, इसका फार्मूला जो है किसका, टालेन अभिकर्मक का होता है ये, जो एक क्या होता है दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है ये, ठीक ना। ये जो है क्या होता है, ये किसी को ऑक्सीडाइज करता है ये। तो ये जो भी पदार्थ करते हैं ऑक्सीडाइज वो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकारक बोलते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है टॉलेन जो है, अभी हम क्या बोलते हैं, टॉलेन क्या एक रिड्यूजर है, रिड्यूजर नहीं है ये, क्या ये रिड्यूजर नहीं है, क्या ये ऑक्सीडाइजर है ये। यानी जो भी जो है ऑक्सीजन किसी को देता है तो उसका क्या होता है, उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो जो भी पदार्थ किसी को ऑक्सीजन दे करके उसको करते हैं ऑक्सीडाइज, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजर, ठीक ना। जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये है RCHO, और ये हमारे पास क्या है टॉलेन रिएजेंट Ag2O, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ओरिजिनल फार्मूला ये होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है Ag2O। तो ये अपना O इसको देता है, ये क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीकारक कहलाएगा ये, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में जो है टेस्ट ट्यूब के दीवार पर क्या होता है पूरा सिल्वर क्या होता है जम जाता है, और उसमें आपका फेस आपका दिख सकता है उसके अंदर जो है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है सिल्वर मिरर। क्या ये सिल्वर मिरर हम इसको बोलते हैं, सिल्वर मिरर यानी कि रजत दर्पण हम इसको कहते हैं, रजत दर्पण, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि टालेन अभिकर्मक एक अपचायक न होकर क्या है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि यह एल्डिहाइड को अपना ऑक्सीजन दे करके उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज करता है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए क्या एक ऑक्सीकारक है, अपचायक नहीं है ये, ठीक ना। तो इसमें हमको बताना है ग्लूकोज का रिएक्शन करना है, तो ग्लूकोज का रिएक्शन कैसे करेंगे आप इसमें देखिए, ग्लूकोज का रिएक्शन हम यहाँ पे करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या हुआ। देखिए यहाँ पे जो है ग्लूकोज है हमारे पास जो है CHO CH
OH, CH2, CH, OH, 4 CH2OH। यहाँ पर लेते हैं टॉलिन रिएजेंट Ag2O, और यहाँ पे इसका क्या होता है ऑक्सीकरण, और क्या बन जाता है COOH, और यहाँ पे क्या बताया आपका जो है CH सेम रहता है CHOH का 4, और यहाँ पे क्या होता है CH2OH, और ये क्या बन जाता है ग्लूसेरिक एसिड। क्या बनता है ग्लूसेरिक एसिड आपका जो है बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया कि टॉलिन अभिकर्मक क्या है, इसका यूज क्या है, हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और जब भी हम इसको ग्लूकोज में मिलाते हैं तो क्या क्या बनता है। ठीक है, और साथ में क्या बनता है जो है आपका बनता है सिल्वर मिरर। ठीक है, तो अब ये हो गया जो है क्वेश्चन 3 क्या हो गया आपका जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 का जो है कंप्लीट हो गया। हम आते हैं कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 का ख नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ख नंबर कह रहा है कि आणविक सूत्र C4H10O के सभी संभावित समावयवियों एल्कोहलों के सूत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पे एक आपका फार्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है C4H10O। ठीक है, अब इस फार्मूले से जो है एल्कोहल के कितने समावयवी बनाए जा सकते हैं, कितने समावयवी बनाए जा सकते हैं, ये जो है आपको बताना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला है आप देखिए, यहाँ पास है CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये हमारे पास क्या हो गया 1 ब्यूटेनॉल, ये हमारे पास हो गया 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, ये हो गया पहला इसका आइसोमर। फिर देखिए क्या कर रहा है कि CH2 CH के साथ OH लग गया है, और ये हो गया CH3। यहाँ पे क्या पास होगा, ये आपका होगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है CH3 है ये। ठीक है, तो इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं 2 ब्यूटेनॉल, जिसका नाम है 2 ब्यूटेनॉल। तो ये हो गया इसका दूसरा समावयवी। तीसरा देख क्या कर रहा है जो है CH3 है, CH के साथ जो है CH3 लगा हुआ है, फिर CH2 है, फिर आपका जो है OH है। तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है 2 मेथिल। ठीक है, और यहाँ पे क्या जो प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो ये हो गया तीसरा जो है एल्कोहल का समावयवी। और यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं टर्शियरी, इसका नाम होता है बच्चों टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस तरीके से जो है इस फार्मूले के थ्रू, इस सूत्र के थ्रू जो है एल्कोहल के 4 समावयवी बनाए जा सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो है C4H10O के सभी संभावित समावयवी एल्कोहलों के सूत्र आपके ये हो गए, यानी कितने बन गए 4 सूत्र बन सकते हैं। ठीक है, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल और टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये आपके क्या होते हैं 4 जो इसके समावयवी बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए ये कह रहा है कि जो है ग नंबर क्लीमेंसन अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। क्लीमेंसन अपचयन को जो है उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इसमें होता है क्या बच्चों क्लीमेंसन अपचयन जो है क्या है, देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि एल्डिहाइड और कीटोन समूहों को एल्केन में परिवर्तित करने की एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह का पूरी तरह से जो है मेथिलीन समूह में क्या होता है अपचयन हो जाता है। ठीक ना, यानी यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है पूरी तरीके से मेथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या बन जाता है बच्चों, और आपका जो है कार्बोनिल कंपाउंड जो है एल्केन में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी आपका कीटोन हो, ये दोनों क्या है कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये इस अभिक्रिया में जो है एल्केन में आपके क्या होते हैं बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका जी, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है RCH डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास एल्डिहाइड, ये हो गया आपका जो है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड क्या है हमारे पास एक जो है कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ पे हमको लेना है 4 नेसेंट हाइड्रोजन, 4 आपको लेना है नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, इसके लिए आपको रिएक्शन में आपको क्या मिलाना पड़ेगा ZnHg एंड HCl लेना पड़ेगा। जैसे मिलाएंगे तो नेसेंट हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन आपके वाटर के रूप में क्या होगा अलग हो जाएगा, और यहाँ बचा हुआ 2 हाइड्रोजन CH से आकर के जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा एल्केन बन जाएगा।
क्या बन जाएगा जो है आपका यहाँ पे एल्केन बन जाएगा। देखिए, तो यानी हम यहाँ पे जो है एक एल्डिहाइड कंपाउंड को हम लोग क्या कर दिए, एल्केन में कन्वर्ट कर दिए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐसे हम जिसको जो है कीटोन के साथ में हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई कीटोन है CH3, ठीक है ना, ये हो गया CO और ये हो गया CH3। देखिए ये हो गया कीटोन, और यहाँ पर हम लेंगे 4 नेसेंट हाइड्रोजन और इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, ZnHgHCl मिलाएंगे, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O के रूप में अलग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, ठीक है ना, C के साथ क्या जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। तो ये पे क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। ये भी क्या है, एक तरह का एल्केन है ये। तो इस तरीके से क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में बच्चों क्या करते हैं हम लोग जो है एल्डिहाइड को या कीटोन को हम लोग जो है एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, टॉलेन अभिकर्मक के बारे में। आप देखिए आ गया, टॉलेन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि टॉलेन अभिकर्मक है क्या, और जो है इसकी अभिक्रिया ग्लूकोज से कराएंगे तो कौन सा आपका जो है समीकरण बनता है, तो हमको पढ़ना इसमें जो है। देखिए पहले हम जानेंगे क्या है ये टॉलेन अभिकर्मक क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह क्या है, एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिकर्मक है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग जो है, जिसका उपयोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने और ग्लूकोज जैसे शर्करा में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए टॉलेन अभिकर्मक जो है एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, एक जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यह जो है केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, ये जो है दोनों तरह के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, जबकि कीटोन को यह जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। यानी टॉलेन अभिकर्मक एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऐसा ऑक्सीकारक पदार्थ है जो एल्डिहाइड को, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, उनको जो है ये ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करने के लिए हम जो है इस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया हम एक टेस्ट ट्यूब ले लिए और हम उसमें जो है एल्डिहाइड या कीटोन में से हम लोग कोई भी एक चीज ले लेंगे और उसको चेक करना है कि एल्डिहाइड लिया गया है कि कीटोन लिया गया है। तो उसमें आप जो है टॉलेन अभिकर्मक मिलाएंगे। अगर जो है लिया गया पदार्थ कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया, परिवर्तन आ गया, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिया, तो वह क्या है, एल्डिहाइड है। अगर आप जो है लिए गए कंपाउंड में टॉलेन यदि मिलाने पर कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो वो क्या है, कीटोन है। इस तरह जो है एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान इस अभिकर्मक के द्वारा कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया, उसके बारे में क्या बताना करा है कि जो है ये क्या होता है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का ये क्या होता है, विलयन होता है। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, जो है ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और क्या बन जाता है इसमें बताइए, AgNH3 का होल क्या है, NH3 का 2+4, ये इसका फार्मूला हो गया। लेकिन हम इसको जो है हमेशा रिएक्शन में इसका लिखते हैं शॉर्टकट Ag2O के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक ना। अब जो है इसकी अभिक्रिया को कराना है ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज से इसकी अभिक्रिया जैसे कराएंगे हम लोग तो क्या बनेगा बताइए। यहाँ पे हम लोग कराते हैं रिएक्शन, देखिए जगह थोड़ा सा पे कमी है, थोड़ा हम इसको एडजस्ट करके लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, CHO, ये हो गया CHO, और यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हो नहीं पाएगा, पहले इसको हम जो हटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए ये हो गया जो है CHO, ठीक ना, CHOH का जो है 4, और ये रहा हमारे पास जो है CH2OH। इसमें हम लोग क्या लेंगे, Ag2O, यानी कि टॉलेन रिएजेंट लेंगे Ag2O, और दोनों का रिएक्शन होगा तो ये जो है अभिकर्मक जो है अपना O इसको दे के इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। बस बाकी सेम रहता है, CHOH का 4 और ये हो गया CH2OH, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। और इसका नाम क्या होता है, ग्लूसेरिक एसिड, और साथ में क्या बनता है यहाँ पे जो है 2Ag, जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर, यानी कि रजत दर्पण। तो ये हो गया ग्लूकोज का टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। अगले जो है क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जो है देखिए आ गया 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक क्या है, चैप्टर 1 का जो है न्यूमेरिकल दिया हुआ है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि यूरिया यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंड का 1 बिलियन भार के अनुसार 6% है। तो बिलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे यूरिया लेते हैं हम लोग। ये रहा यूरिया, जिसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। इसको कहाँ मिलाना है भाई? इसको मिलाना है वाटर में, यानी कि H2O में मिलाना है। H2O में जैसे मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें क्या बोला है कि 6% लिया गया है यूरिया, मतलब पूरा सॉल्यूशन क्या मानेंगे हम लोग यहाँ पे? इसको हम लोग कहेंगे 100% का सॉल्यूशन। अब इस 100% के सॉल्यूशन में ये कितना है? 6% है। यूरिया कितना है? 6% है। तो जब 6 यूरिया है तो वाटर कितना हो जाएगा? 94% हो जाएगा। और ये जो भी आपका होता है कह रहा है भार के अनुसार, ये क्या है? भारानुसार है। ये भारानुसार यानी भार के अनुसार दिया गया ये परसेंटेज। तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये आपका हो जाएगा 6 ग्राम। इसको मानते हैं W1। ये कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। ये कितना हो जाएगा? W2 94 ग्राम। ठीक ना? अब इसका क्या होता है? यूरिया का अणु भार आपके दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। तो ये हो गया 60। और जल का अणु भार तो बच्चे को याद होता है। जल का अणु भार तो सबको मालूम होगा भाई, आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो सबको मालूम होना चाहिए। कितना होता है? 18। अब क्या करेंगे हम इन दोनों का मोल निकालेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। तो मोल का क्या होता है फार्मूला? N1 = W1 अपान M1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N2 = W2 अपान M2। तो हम इसको रख के अब सॉल्व करते हैं। कितना होगा? ये हो गया 6/60, यानी कितना हो जाएगा? 1/10, यानी कि 0.1 मोल। 0.1 मोल, यानी इस बिलियन के अंदर यूरिया कितना है? 0.1 मोल है। चलिए इसका लगाते हैं हम लोग। यहाँ कितना हो जाएगा? 94/18। इसको सॉल्व करने में बच्चों कितना आएगा? 5 पॉइंट कितना आएगा? देखिए यहाँ पे आपका आएगा 5.22 आता है। यहाँ पे ये आता है, इतना मोल आता है। तो अब आप लोग जानते होंगे, तो यानी इस बिलियन के अंदर जो है यूरिया कितना मोल है? 0.1 मोल है। और जल कितना है भाई? 5.22 मोल है। अब क्या करते हैं? अब बिले 0.1 मोल है, विलायक 5.22 मोल है। तो पूरे बिलियन का मोल कितना होगा? तो हम लोग पूरे जो है बिलियन का मोल कैसे निकालते हैं? दोनों घटक का मोल हम लोग जोड़ देंगे, N1 + N2। तो ये कितना है? 0.1 मोल है। ये कितना हमारे पास है? 5.22 मोल है ये। तो ये कितना हो जाएगा? ये बताइए। ये आपका हो जाएगा 5.32 मोल हो जाएगा। अब यहां से एकदम सिंपल हो गया। अब जिस घटक का आपको निकालना रहेगा मोल प्रभाज, उस घटक का मोल बटा बिलियन का मोल। ठीक है? जिस घटक का आपको निकालना है मोल प्रभाज, तो उस बिलियन का मोल बटा टोटल मोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमको निकालना है पहले यूरिया का। पहले यूरिया का निकालना है, तो पहले हम लोग यूरिया का मोल लेंगे। कितना है? 0.1। और टोटल लेना है अब, तो कितना है? 5.32। अब आप जो है इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 100/532। इसको लोग डिवाइड कर लेंगे। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि मान लिया ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल से मोल क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? इसका कोई यूनिट इसका नहीं होगा। तो इसका लोग डिवाइड कर लेंगे। और मान लीजिए आपको निकालना है वाटर का निकालना है, H2O का निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप H2O का पहले मोल लेंगे। कितना है? 5.22 अपॉन में कितना हो जाएगा? 5.32। तो ये कितना हो गया? 522/532। इसको डिवाइड कर लेंगे। इसका कोई मात्रक होगा नहीं। ठीक ना? तो इस तरह आप जो है मूल प्रभाज निकालेंगे जब भी आपके जो है क्वेश्चन में एग्जाम में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम जो है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कहां से आ गया? लेसन नंबर 3 से आ गया। सॉरी, लेसन नंबर कहां से आ गया? 2 से आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए हमारे पास एक जो है दिया हुआ है सेल, यहाँ पे दिया हुआ है सेल दिया हुआ है, और इस सेल के लिए दिया हुआ है डाटा। इसका वैल्यू कितना है? 0.76 वोल्ट। और इसका दिया हुआ है कितना? -0.80 ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है? तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे
कितना होगा, ये जो है 0 पॉइंट जो है ये प्लस होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस होता है, ये ना, ये गलत जो है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया जो है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका जो है, हम लोग पहले बनाएंगे समीकरण। तो इसके लिए क्या होता है बताइए, इसके लिए हम लोग बनाएंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ये हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन है और इसको चेंज करना है कैसे, देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए Zn से क्या हो रहा है, Zn2 प्लस, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन Ag प्लस से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है जो है Ag बन रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, ये क्या हमारे पास है, अपचयन है ये। तो अब इसमें होता क्या है कि हम यहाँ पे लेते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू, यहाँ कितना यहाँ पर जो है, ये हो गया हमारे पास जो है ई नॉट, कितना होगा यहाँ पे जो है Zn से Zn2 प्लस, ठीक ना, Zn से Zn2 प्लस, टू प्लस, अभी आप कितना हो जाएगा प्लस ई नॉट, ठीक ना, Ag प्लस आप लिखो Ag, देखिए ये हो रहा है अपचयन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब हम इसका वैल्यू रखते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है Zn2 प्लस, Zn2 प्लस से दिया हुआ है Zn, उसका वैल्यू कितना है, माइनस में दिया हुआ है, और हमको लिखना है Zn से Zn2 प्लस, तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जो है, यहाँ कितना हो गया 0.76 हो जाएगा प्लस। देखिए इसके लिए क्या दिया हुआ है, इसके लिए आपका दिया हुआ है प्लस 0.8, तो देखो सेम है, Ag2 प्लस से और Ag+1 से Ag दिया, तो यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है, हम सेम मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सेम ले लेंगे वैल्यू 0.80। अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 6 8 7 कितना होता है भाई 15, ये हो गया 1.56 वोल्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 1.56 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 का जो है घ नंबर, 4 का जो है घ नंबर देखिए करा है, ये क्या है घ नंबर करा, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ हेडिंग अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो करा है कि क्या है कि यह एक प्रायोगिक मान है, ये क्या यह एक एक्सपेरिमेंटल जो है टर्म है, ये अभिक्रिया को देख करके आप ये जो है डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो अभिक्रिया किस कोटि की, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो वही बोल रहा है जो है क्या एक प्रायोगिक मान है ये। किसी भी अभिक्रिया की कोटि वेग नियम समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग होती है, ठीक ना, जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो है इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये आपका जो है सटीक जो आपका क्या है, आपका जो है आपका क्या है परिभाषा नहीं है ये, इसके लिए आपको कैसे करेंगे, देखिए बताते हैं आपको हम, जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है, बस समझ में आ गया। तो जैसे मान लिया हमारे पास कोई आपका रिएक्शन है, देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई रिएक्शन है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऊपर, ठीक है ना, जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई रिएक्शन है, देखिए कह रहा है कि जो है Ma प्लस NB और यहाँ पे मान लिया कुछ बन गया प्रोडक्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका लिखना रहता है आपको वेग समीकरण, तो कैसे लिखते हैं, R इक्वल टू के, और जो जितने अभिकारक हैं उनका लेते हैं सांद्रता, तो ए का क्या हो जाएगा, ए की सांद्रता और उसका जो होता है स्टोइकियोमेट्री पावर में आता है यहाँ जो है यम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी की सांद्रता और उसका स्टोइकियोमेट्री क्या गया पावर के रूप में आ गया, तो ये आपका बन गया वेग समीकरण। इसको इसी को बोलते हैं हम लोग वेग समीकरण या वेग नियम बोलते हैं। अब इस वेग समीकरण में या वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता पे जो भी पावर है उस पावर को जब आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उस अभिक्रिया की कोटि आपको मालूम हो जाएगी। तो क्या होगा, m प्लस n, इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। विथ एग्जांपल कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और क्या है आणविकता क्या एक सैद्धांतिक जो है थ्योरेटिकल टर्म है ये, ठीक है, इसके लिए आपको जो है कोई प्रयोग कोई नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, बस अभिक्रिया को देख लेंगे और बता देंगे कि उसकी आणविकता कितनी होगी। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक है
तो उसकी अभिक्रिया कितनी होगी? 1 होगी। अगर किसी अभिक्रिया में 2 अभिकारक हैं तो उसकी अभिक्रिया क्या होती है? 2 होती है, ठीक ना। जैसे मान लिया सिंपल वे में देखिए, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, ए जो है अचानक क्या हुआ? बी में बदल गया, तो ये हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। तो अभिकारक 1 है तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मान लिया हमारे पास क्या है, x प्लस वाई है, और ये दोनों क्या हो गया हमारे पास जो है जुड़ के क्या बन गए? एक्स वाई बन गए। 2 अभिकारक है तो इसकी कितनी आणविकता होगी? 2 होगी। तो इस तरह जो है आप अभिक्रिया में कितने अभिकारक हैं आप उसको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी आणविकता कितनी होगी। तो सिंपल में आप क्या बोल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 पे हम लोग आते हैं। चलिए अभी आता है हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का अंग, ठीक ना। क्या ये अंग कहां से आ गया भाई? इसमें तो जो है 1 में 4 ही आता है। चलो ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कोई भी हो। ठीक है, कह रहा है कि संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, और स्पष्ट करना है क्या चीज कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। और क्या होता है, संक्रमण धातुएं अथवा आयन तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे संक्रमण तत्व, और उसमें लिखेंगे कि जो है डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में डी कक्षक क्या होते हैं? अपूर्ण भरे होते हैं, अर्थात उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो उनका डी कक्षक अपूर्ण भरा होने की वजह से जो है डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। तो आप एक लाइन में लिखेंगे परिभाषा कि डी ब्लॉक के तत्वों के डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, यानी कि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरी बात ये कि जो है आपको स्पष्ट करना है कि संक्रमण धातुएं क्या होती है? रंगीन होती हैं। क्यों होती है रंगीन? क्योंकि जो है किसी भी जो है ट्रांजिशन मेटल में, ध्यान दीजिए, किसी भी जो है ट्रांजिशन मेटल कोई भी होगा, डी ब्लॉक का कोई भी तत्व होगा, उसके अंदर क्या होता है बच्चों? डी ऑर्बिटल। सबको मालूम होगा क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल होता है, तभी तो हम लोग क्या बोलते हैं, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी में जाकर भरता है तो उसको बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो डी में क्या होता है भाई? डी में होता है 5 ऑर्बिटल। डी में क्या होता है? 5, 1 2 3 4 एंड 5। शुरुआत के जो 3 होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको हम लोग बोलते हैं T2G। इनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इनको हम लोग बोलते हैं T2G सेट। और ये जो आखिरी के जो 2 बचते हैं इनको हम लोग बोलते हैं EG सेट। जैसे कोई भी लिगेंड, ध्यान यहाँ पे, जैसे कोई भी लिगेंड जो है, लिगेंड इन पे जुड़ने के लिए आता है, जैसे इन पे अटैक करता है, जुड़ने के लिए आता है, इसे जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड आप लोग पढ़े होंगे लेसन 5 में कि लिगेंड जो है संक्रमण धातुओं से जुड़ करके कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता था। जैसे ही लिगेंड जो है इस पे अटैक करेगा तो उस लिगेंड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या होता है? ये जो है स्प्लिट कर जाता है। ये क्या होता है? 2 भागों में ये जो है टूट जाता है। ये कक्षक क्या होता है? 2 भागों में टूट जाता है। तो जैसे ये टूटता है तो यहाँ पे 3 क्या होता है? ये अलग हो जाता है T2G, और ये आपका EG क्या होता है? आपका जो है अलग हो जाता है। T2G आपके क्या हो गए? अलग हो गए, और आपके EG क्या हो गए? अलग हो गए। अब इनके टूटने से क्या होता है? इनके बीच में एक ऊर्जा का अंतर उत्पन्न होता है, एक पोटेंशियल आता है। इनके बीच में क्या होता है भाई? एक ऊर्जा का अंतर उत्पन्न होता है, और उसी ऊर्जा के अंतर को पूर्ण करने के लिए ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र से, ठीक ना, विजिबल लाइट रीजन से बच्चों ये क्या होते हैं? विजिबल लाइट रीजन से ये क्या करते हैं? ये जो है रंगीन प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं, ठीक ना। ये जो है जितना यहाँ पे डिफरेंस आया रहेगा, यहां पर जितना भी डिफरेंस आया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र से संबंधित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश किरणों को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जितना एब्जॉर्ब करना होता है उतना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो कलर बच जाता है उसी रंग के ये आयन जो है दिखाई देने लगते हैं। तो यही रीजन है। आपको ऐसे आपको लिख देना है, बना देना है। क्या लिखना है कि जब भी संक्रमण तत्वों से उप सहसंयोजी बंध बनाने के लिए कोई भी लिगेंड अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो उसके चुंबकीय प्रभाव के कारण
उनका डी कक्षक दो भागों में टूट जाता है, जिससे उनके बीच जो है ऊर्जा का एक अंतर उत्पन्न हो जाता है और उसी अंतर की भरपाई करने के लिए, पूर्ण करने के लिए वह दृश्य प्रकाश क्षेत्र से संबंधित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश किरणों को अवशोषित करने लगते हैं और रंगीन दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको जो है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्या हमारे पास है, देखिए आगे क्या हमारे पास, देखिए यहाँ पे जो है सेकंड क्या बोल रहा है, संक्रमण धातुएं, ठीक ना, आयन तथा उनके यौगिक क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये आपको पढ़े होंगे पहले ही, जो आपका क्वेश्चन में पढ़ाया गया था अनुचुंबकीय के बारे में। तो क्या होता है, यही इनका डिफिनीशन है कि डी ब्लॉक के तत्वों का डी कक्षक जो है अपूर्ण भरा होता है, मतलब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं और ये अनुचुंबकीय कहलाते हैं। तो इतना आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है कि जो है संक्रमण धातुएं तथा उनके आयन में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है ये आयन या उनके यौगिक या धातुएं चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होने लगती हैं, इसलिए ये क्या कहलाती हैं, अनुचुंबकीय कहलाती हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम जो है। अब हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है को आ गया, कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और इसका मान किन किन कारणों पर निर्भर करता है, किन किन जो है कारणों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई कंटेनर है और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, कोई आपका सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये जिंक सल्फेट का जो है कोई ये सॉल्यूशन इसके अंदर भरा गया है। तो इसके अंदर क्या क्या होंगे आपके, बहुत सारे इसके अंदर जो है जिंक आयन होंगे और सल्फेट आयन इसके अंदर होंगे। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे जो है जिंक का हम एक छड़ हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। ये क्या पास है, जिंक का ये रॉड है, ये लगा दिए। तो जैसे हम इसमें लगाते हैं तो यहाँ से आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, Zn जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बनाता है, Zn2+ बनाता है, Zn2+। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इसमें क्या बना जो है Zn2+। ये पूरा छड़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या था जो है निगेटिव हो जाता है। ये ठीक ना, ये आपका क्या जो बिलियन निगेटिव हो जाएगा। तो एक निगेटिव जो है सोल्यूशन में पॉजिटिव जो है छड़ डूबा हुआ है, तो इनके बीच में क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, ठीक ना। तो यानी जो है जैसे डीप करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड और विलयन के सतह के बीच में, इलेक्ट्रोड और विलयन के सतह के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है और उसी विभवांतर को जो है एक टेक्निकल नाम दे दिया गया है, इलेक्ट्रोड विभव। तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे कि जब किसी विलयन में, जब किसी लवण के विलयन में उससे संबंधित धातु की छड़ डुबोते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड डुबोते हैं, तो छड़ और विलयन के सतहों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और हम उसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव जो है का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक इक्वेशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो है, देखो यहाँ पे क्या पास है, E = E0 - 2.303 RT/NF log m log m/m। देखिए ये हो गया हमारे पास जो है सॉलिड, ये हो गया एक्वस मीडियम में। तो ये होता है आपका जो है इक्वेशन, ये होता है आपका जो है, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों नर्स्ट इक्वेशन। क्या ये आपका एक है नर्स्ट इक्वेशन, इसका नाम क्या है, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। अब यही इक्वेशन आपको बताएगा कि इलेक्ट्रोड विभव कैसे कैसे प्रभावित होता है, इलेक्ट्रोड विभव कैसे जो है प्रभावित होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है डायरेक्ट दिया हुआ है सांद्रता, ठीक ना। देखिए क्या ये आयन की सांद्रता है, धातु आयन की सांद्रता है। तो अगर जो है विलयन में, अगर जो है विलयन में धातु आयन की सांद्रता अगर बढ़ाएंगे तो उसका जो है विभव भी बढ़ेगा। अगर सांद्रता को घटाए, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या बनना है, पहला नंबर कह रहा है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको जो है m+n, ठीक ना, ये दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। यानी विलयन में आयन की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, बढ़ जाता है।
ठीक है। उसके बाद से जो है क्या होता है, नंबर जो है 2 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेटल, धातु बोल रहा है जो है धातु की, तो यहाँ पे क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे दिया हुआ है मेटल, ठीक ना। यानी आप जो है यहाँ पे मेटल कि क्या होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है मेटल, अगर जो है अगर ज्यादा एक्टिव लेंगे, अगर उसकी एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसका विभव क्या आएगा, कम होगा जो है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या हमारे पास है, तीसरा नंबर क्या रहा है, टेम्परेचर, कह रहा है कि ई क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो क्या होता है, अभिक्रिया का जो है क्या रहा है, सेल का जो है विभव बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक ना। ये दाब पे भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो यानी जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी किसी भी जो है गैल्वेनिक सेल में उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रोड विभव आयनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है, ठीक ना, धातु की सांद्रता पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है, दाब पर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग जो है अपनी अपनी भाषा में जो है इसको आराम से जो है हेडिंग वाइज करके लिख सकते हैं कि धातु आयनों की सांद्रता का प्रभाव, ठीक ना, धातु की चालकता का प्रभाव, ठीक ना, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव। वैसे आप जो इसको हेडिंग वाइज करके जो है लिख के थोड़ा इसको जो है 2-3 पेज में इसको तो दिखा देंगे, ठीक ना। ये को समीकरण लिखना पड़ेगा तभी आपका हो पाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और वो किन किन कारकों पर से प्रभावित होता है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आगे हमारे पास जो है एक क्वेश्चन 5 का ख नंबर, देखिए 5 का ख नंबर, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 का जो है ख नंबर कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। आपको यह सिद्ध करना है कि एक ही अभिक्रिया है, एक ही अभिक्रिया है, अगर वो 99.9% पूर्ण हो रही है तो उसमें जो समय लग रहा है, अगर वही अभिक्रिया 50% पूरा हो तो क्या होता है, 10 गुना टाइम लग जाता है। ये कह रहा है 10 गुना पूर्ण लगा समय क्या होता है, अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या चीज, हम लोग यहाँ पे लेंगे फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहला नंबर ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। इसमें जो है क्या है ए यहाँ पे क्या बोला है भाई, ये बोला है पे 99.9%, तो ए माइनस यक्स, तो अंतिम सांद्रता कितनी होगी, सॉरी देखिए प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे कितना होगा 100%, शुरुआत में कितना होगा भाई 100% होगा। देखिए अब इस 100% में से कितना पूरा हो गया भाई, इस 100 में कितना हो गया 99.9% क्या हो गया, पूर्ण हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 0.1%, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग जो है देखिए टी 99.9% के लिए आपका क्या बनेगा समीकरण 2.303 अपान के लॉग प्रारंभिक मात्रा बटा अंतिम मात्रा 0.1 अंतिम मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा T 99.9% इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग, बोलिए कितना हो जाएगा 100 अपान 0.1, 100 अपान 0.1 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 आपका हो जाएगा 1000। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे बताइए T 99.9% इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2.303 अपान के लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3, कितनी होती है बच्चों 3 होती है, तो ये आपका हो गया 3, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया, कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग क्या हो गया फर्स्ट हो गया ये। देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आता है सेकंड कंडीशन, ये आपका रहा सेकंड कंडीशन। इसमें क्या हमारे पास है ए क्या कह रहा है जी 100%, ठीक ना 100%, और ए माइनस एक्स की बात कर रहा है जो है, तो कितना हो जाएगा, कह रहा है कि अर्ध आयु काल बोला है, इसका क्या हुआ है, यानी वह समय जितने में कोई पदार्थ अब घटित होते होते अपनी मूल मात्रा का ठीक आधा हो जाता है, उससे हम बोलते हैं अर्ध आयु काल। यानी ये अभिक्रिया के 50% खत्म होने की बात कर रहा है, तो 100% में से 50% जो है अगर ये खत्म हो जा रहा है तो बचेगा कितना हमारे पास, ये बच जाएगा 50%। अब इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा T 50% यानी T हाफ क्या हो गया हमारे पास जो है 2.303 अपान के लॉग, ये कितना है 100 है ये, और ये कितना पास है 50 है ये, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा T 50% इसका टू कितना हो गया 2.303 अपान के, ये हो गया लॉग
कितना आएगा डिवाइड करने पर 2 आएगा। log 2 की वैल्यू सबको बताया गया होगा, पता होगा log 2 की वैल्यू तो सब बच्चों को मालूम होता है। कितना होता है भाई 2.303 303 अपॉन के। log 10 2 की वैल्यू कितना होता है 0.30। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। कितना हो गया ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब यहां पर हम लोग आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। यहां पे क्या हो गया T 99.9 अपॉन T 50%, ये हो गया। यहां पे कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के अपॉन 2.303 अपॉन के। और यहाँ कितना है भाई, यहाँ पे आपका है 30 और यहाँ कितना है 0.30। ठीक है ना। तो अब क्या होगा बोलिए, अब यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, इससे तो ये पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हम इसको जो है T99 अपॉन T50% यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो गया आपका जो है 30, ये कितना हो गया 0.3। बोलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जो है, बोलिए यहाँ पे वहां पे क्या जी, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे केवल 3 है, यहाँ पे केवल क्या है 3 है। तो देखिए अभी आपका मिस्टेक हो गया। अगर जो है आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन लगाएंगे न्यूमेरिकल, एकदम आप जो है आराम से लगाना है, एकदम जो है सोचते एकदम हड़बड़ी में जब लगाएंगे तब क्या हुआ रंग हो गया जो है गलत हो गया है। तो ऐसा जब आपका एग्जाम में आपका गलत हो सकता है, तो एकदम आराम से लगाएंगे टाइम लेके। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये इसको लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा T99.9% अपॉन T50%। कितना हो गया ये हो गया 30/3 हो जाएगा, काट देंगे कितना हो गया 10 आ गया, ये आ गया 10। तो अब हमारे पास क्या हो गया T99.9% इक्वल टू 99.9% इक्वल टू कितना हो गया 10 इंटू T50%। देखिए प्रूफ हो गया, देखिए क्या हो गया जो है प्रूफ हो गया। ये क्या पूछा हुआ है 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। देखिए आ गया, यानी यह समय अर्धायुकाल का 10 गुना है। तो इस तरह जो है आपका एक क्वेश्चन इसमें आना ही आना है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपका जरूर आपका एग्जाम आएगा। तो हमारे जो है हिसाब से आप जब भी पेपर सॉल्व करेंगे तो सारा चीज आप पहले लिख लेंगे, ठीक ना, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सब लिख लेंगे। न्यूमेरिकल जो होगा सबसे लास्ट में लगाएंगे, सारे क्वेश्चन करने के बाद से जो है आप न्यूमेरिकल को टच करेंगे, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं बीच में तो आपका टाइम भी ज्यादा जाएगा, कहीं बीच में गलत हो गया तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, जो भी आपको आता रहेगा भूल जाएंगे आप। तो सारा चीज आप पहले पूरा कर लेंगे और लास्ट में जो भी टाइम बचेगा आपका तो आप उसमें अपना न्यूमेरिकल आप आराम से लगाएंगे एकदम, ठीक है। तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक जो है कोई भी काम किया जाता है जो है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 का गौ नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का गौ नंबर देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित 100 उप संयोजकों के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखिए, ठीक ना। तो कैसे होता है देखिए, सबसे पहले क्या करना हमको है, पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर मेटल का, फिर कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। इसमें क्या देखिए क्लोरो है और एथिलीन डाइअमीन है, दो तरह के लिगेंड है। तो लिगेंड जब भी एक से अधिक होते हैं तो उनका नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो मान लीजिए एथिलीन डाइअमीन में ई आ रहा है और यहाँ पे क्लोरो में सी आ रहा है, तो कौन सा पहले आता है, सी पहले आता है फिर बाद में ई आता है, ठीक ना। तो पहले यहाँ पे क्या देखिए 2 Cl यहाँ पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई क्लोरो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है एथिलीन डाइअमीन, वो भी 2 की संख्या में है, तो हम इसके लिए डाई का इस्तेमाल नहीं करते। जिस लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई लगा होता है उनके लिए हम अलग से जो है हम लोग प्रेफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। 2 है तो 20, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस। जिसके नाम में ऑलरेडी रहेगा डाई ट्राई, तो उसके लिए जो है 20, ट्रिस, टेट्राकिस का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें है ये कितना है 2 की संख्या में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 एथिलीन डाइअमीन। अब क्या होता है, अब जो है हम लोग लिखते हैं किसका नाम
क्रोमियम का। तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम, देखिए यहाँ पे काउंटर आयन बाद आपके ये निगेटिव होगा और ये जो पूरा ब्रैकेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब भी पूरे ब्रैकेट पे पॉजिटिव आता है तो हम उसका जो है नॉर्मल नेम लिखते हैं मेटल का जो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमियम। यहाँ क्या हो जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम और ब्रैकेट लगाएंगे और इसे लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालते हैं, Cr है, Cl का, एक Cl का -1, दो Cl का -2। एथिलीन डाइअमीन, ये क्या है, उदासीन लिगेंड है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0। अब फिर यहाँ पे क्या है, Cl क्या गया, फिर आ गया तो -1, तो यहाँ पे कुल क्या होता है, 0 हो गया। Cr ये कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो Cr इक्वल टू कितना हो गया, +3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे +3, देखिए हो गया ये। और फिर लास्ट में क्या होता है, इसका नाम लिखेंगे काउंटर आयन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ये हो गया क्लोराइड। तो ये हो गया पहले कंपाउंड का IUPAC नेम। इस तरह आपको लिखना होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जो है कह रहा है कि इसका नाम लिखना। देखिए इसमें क्या है, पहले ही काउंटर आयन है तो पहले हम इसी का नाम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सीजियम। सीजियम, उसके बाद से जो है लिगेंड, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 Cl है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरो। टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो। उसके बाद से देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर ये मान लो काउंटर आयन पॉजिटिव है तो जो स्फीयर पे निगेटिव हो जाएगा। तो जब भी स्फीयर पे निगेटिव चार्ज आए तो हम जो है मेटल के नाम के लास्ट में ATE इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरेट। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा फेरेट। और फिर हमें लगाएंगे छोटा ब्रैकेट और निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए CS क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका कितना हमेशा होगा, +1 होगा। और फिर हम यहाँ पे आपको निकालना है Fe का। Cl कितना होता है, Cl का होता है -1, तो 4 Cl है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 0। तो Fe कितना होगा, -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आएगा, Fe इक्वल टू +3 आ जाएगा जो है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, ये हो गया 3, ठीक ना। बस अब तो आगे कुछ है नहीं, तो आगे कुछ नहीं है, तो इसका क्या होगा, नाम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नाम क्या हो गया, सीजियम टेट्राक्लोरोफेरेट थर्ड हो गया। चलिए हम लोग आते हैं कहाँ पे, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या पाते हैं, क्या है, कह रहा है कि K3CO ऑक्सलेट का 3। तो काउंटर आयन पहले है तो पहले हम उसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। लिगेंड का नाम देखिए ऑक्सलेट है, ये ऑक्सलेट 3 है यहाँ पे, तो ट्राई ऑक्सलेटो। क्या होता है, जो है ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। फिर क्या होगा, जो है देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है और स्फीयर क्या है, निगेटिव है। तो स्फीयर निगेटिव है तो मेटल के नाम के लास्ट में ATE इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे क्या, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, जो है कोबाल्टेट हो जाएगा। कोबाल्ट का क्या होगा, कोबाल्टेट हो जाएगा जो है, कोबाल्टेट। और फिर हम निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए पोटेशियम के क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका कितना होता है, +1। तो 3 के है तो कितना जाएगा, +3 यहाँ हो गया। और यहाँ पर क्या निकाला है, कोबाल्ट का निकालना है। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट क्या होता है, एक डाई वैलेंट आयन है, एक पे क्या होता है, 2 निगेटिव चार्ज होता है। तो 3 यहाँ पे ऑक्सलेट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, कोबाल्ट -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो कोबाल्ट इक्वल टू कितना हो गया, +3। यहाँ पे कितना होगा, ये हो गया 3। अब आगे कुछ है नहीं, यानी इसका भी नाम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथे पे। चौथे पे हम लोग आते हैं, क्या है, कर यहाँ पे जो है, इसमें देखिए कोई काउंटर इसमें नहीं है, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, एक न्यूट्रल लिगेंड है ये, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या होता है, आपका एकदम नॉर्मल नेम लिखते हैं, इसमें AT का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ट्राई, देखिए आप जो है ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ठीक है। फिर क्या होता है, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट, बस कोबाल्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पे क्या होगा, इसका निकालना पड़ेगा मुझे, ये हो गया कोबाल्ट। और यहाँ पे क्या होता है, Cl पे होता है -1, 3 Cl है तो कितना होगा, -3 हो जाएगा। और ये अमोनिया एक उदासीन लिगेंड है, ये इसका 0 होता है, ये हो गया 0 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो कोबाल्ट इक्वल टू +3, क्या हो गया, +3 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया +3। तो ये हो गया जो है इन चारों कोऑर्डिनेट कंपाउंड के IUPAC नेम, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जो है ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों का जो है समीकरण लिखना है और क्या बताना है कि ग्लूकोज से साइटेरिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, क्या करना आपको, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, केवल समीकरण लिखना बस है। बस इसमें क्या रहा जो है 4 समीकरण बस है, ठीक है। 2 विधि का समीकरण है और ग्लूकोज का 2 आपका जो है क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी का रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, जो है
क्या है, पहला बनाने की विधि का आप लोग हेडिंग कर लेंगे, ग्लूकोज बनाने की विधि के दो रासायनिक समीकरण हेडिंग लिख लेंगे और आप बनाएंगे दो समीकरण। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, C12H22O11, इसको बोलते हैं बच्चों सुक्रोज। ये क्या है, सुक्रोज है। ये सुक्रोज का जो है अम्लीय जल से जो है हम इसका कराते हैं जल अपघटन। तो यहां पे क्या बनता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक होता है ग्लूकोज और सेकेंड क्या होता है भाई, फ्रक्टोज। ये क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ये क्या होता है, फ्रक्टोज। तो यानी सुक्रोज का अम्लीय जल के साथ जैसे हम लोग कराएंगे जल अपघटन, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ग्लूकोज आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ग्लूकोज जो है बन गया, ग्लूकोज यहाँ पे बन चुका है, ठीक ना, ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया। दूसरा क्या होता है देखिए, दूसरा हमारे पास क्या है, C6H10O5 का यन, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्च। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये रहा आपका जो है स्टार्च। स्टार्च का भी हम जो है अम्लीय जल से कराते हैं जल अपघटन। तो यहां पे क्या बन जाता है बच्चों, यहां का बन जाता है NC6H12O6। यहाँ पे केवल ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल बनते हैं, केवल ग्लूकोज के यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं। तो ये हो गया ग्लूकोज बनाने की विधि के रसायन समीकरण। ग्लूकोज बनाने की दो विधियों का रसायन समीकरण सामने दिख रहा है। तो ऐसा आप एग्जाम में लिख देंगे, हेडिंग आपको बना के लिखना रहेगा कि ग्लूकोज बनाने की दो विधियों का रसायन समीकरण, हेडिंग कर लेंगे और यहाँ पे दो अभिक्रिया जो है लिख देंगे उसमें, ठीक है। हम ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल और ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्या करा है, ग्लूकोज से क्या बनाना है, ग्लूकेरिक या ग्लूसेरिक एसिड, ग्लूकेरिक या ग्लूसेरिक एसिड, ग्लूसेरिक एसिड, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, ये रहा हमारे पास जो है CHOH, ये हमारे पास क्या है क्या होता है CHOH, यहाँ पे क्या होता है CHOH का 4 और ये हो गया हमारे पास जो है CH2OH। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, टालिन रिएजेंट लेंगे, जो अभी आपको बताया गया अभी कुछ देर पहले। टालिन रिएजेंट लेंगे या फेलिंग विलयन, टॉलिन लेंगे या फेलिंग विलयन लेंगे, दोनों को यहाँ पे एक लेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा COOH और ये हो गया CHOH का जो है 4। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होती है, सेम टू सेम रहता है। इसी का नाम क्या है, ग्लूसेरिक एसिड। इसी का नाम क्या है बच्चों, ग्लूसेरिक एसिड, ठीक ना। इसके और भी तरीके होते हैं बनाने के लिए, तो यहाँ पे केवल एक ही पूछा हुआ है, आप यहाँ पे लिख देंगे बस एक जो है। ये हो गया आपका सिल्वर मिरर, ये आपका हो गया सिल्वर मिरर, रजत दर्पण, ठीक ना। टालिन अभिकर्मक मिलाएंगे, Br2 वाटर मिलाएंगे तो ये आपका बनता जाएगा ये, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, यानी आप ग्लूकोज से ग्लूसेरिक बना लिए। अब कर रहा है ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो ये हो गया ग्लूकोज से हमको क्या बनाना है, अभी ग्लूकोनिक एसिड बनाना है, ग्लूकोनिक एसिड। देखिए ये रहा हमारे पास जो है। तो अब हम इसमें जो है क्या करेंगे, देखिए ये हो गया CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का 4 और ये रहा हमारे पास जो है CH2OH। इसमें हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉन्सनट्रेट HNO3, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि यह एल्डिहाइड ग्रुप को भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज करता है और प्राथमिक एल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर सकता है। ये यानी ये प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, यानी यह एल्डिहाइड ग्रुप और प्राथमिक एल्कोहल, केवल प्राथमिक एल्कोहल को ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये बदल सकता है। ये तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरह के OH है, ये है सब क्या है, ये सेकेंडरी एल्कोहल का है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। जैसे मिलाएंगे इसके अंदर जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये एल्डिहाइड को भी चेंज करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और प्राथमिक एल्कोहल को भी चेंज करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, सेकेंडरी को ये टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये इससे क्या आता है, हमारे पास जो है नेसेंट O आता है, नेसेंट O। तो यहाँ से पहले आपको वाटर निकलेगा, यहाँ से जो है जब आपका जैसे इस पे अटैक करेगा तो वाटर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा CH और यहाँ पे चाहिए 2 ऑक्सीजन, ऊपर चाहिए एक, यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया और यहाँ पे बन जाता है क्या चीज COOH
और ये क्या हो गया, CHOH का जो है ये हो गया 4, और ये कितना हो गया CH2OH, सॉरी ये क्या हो गया COOH, COOH। इसका नाम क्या है बच्चों, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड इसका नाम है। तो इस तरीके से हम जो है ग्लूकोज को क्या करेंगे, हम जो है ग्लूकोनिक अम्ल में बदलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो अब हम